उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में शुभारंभ किया। अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि खेलों से देश की साख बढ़ती है। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में स्पोर्ट्स इकोनॉमी की अहम भूमिका रहेगी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस 17 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश में 11 शहरों में किया जा रहा है, जिससे देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी और 35 खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह में 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की है। बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल, पवनदीप राजन सहित कई बड़े सितारे भी प्रस्तुति उन्होंने दी है। उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन बना ऐतिहासिक। यूसीसी के पोर्टल और नियमावली के लोकार्पण के साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद कड़े हुए नियम, हर स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी को किया गया है तय। 60 दिन में होगा जनता की समस्याओं का निपटारा। रुड़की गोलीकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नाराजगी जताई है। सीएम धामी से की कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों की जल्द होगी घोषणा। 2 फरवरी से होगी धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत। उत्तराखंड में तत्काल शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर देना होगा 10 गुना शुल्क। 2500 रुपए देकर 3 दिन के अंदर कराया जा सकेगा शादी का रजिस्ट्रेशन। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद उत्तराखंड में जल्द किया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। देश विदेश से कई सितारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी का स्वागत किया है। विजयी प्रत्याशी ने जनता का आभार भी व्यक्त किया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिला एंटी इगिलल माइनिंग फोर्स के साथ खनन क्षेत्रों का दौरा किया है। टीम द्वारा खड़िया खुदानों के मानकों की बारीकी से जांच पड़ताल भी की गई है। जिलाधिकारी ने करूली और साथ ही साथ खलदौड़ी, साथ ही साथ बलदौड़ी के साथ खड़िया खुदानों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है, जिसमें खनन खुदानों में वैज्ञानिक तकनीकी पहलुओं को देखा गया है। साथ ही खुदानों में पैच निर्माण, वृक्षारोपण और साथ ही साथ श्रमिकों रहने की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि श्रमिकों के रहने की व्यवस्था की गई है। जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था के साथ ही पीपीएफ और इसी के साथ इंश्योरेंस एवं ग्रामीणों को दी जाने वाली सुविधाओं आदि के बारे में पड़ताल की गई है। निरीक्षण के दौरान वहां आसपास के ग्रामीणों ने भी जिलाधिकारी से भेंट मुलाकात की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खड़िया खुदानों में पैनी निगरानी रखते हुए अवैध अतिक्रमण व खनन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो बागेश्वर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे और बारीकी से तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। तमाम जो वहां पर कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों से बातचीत की, वहां पर जो अधिकारी मौजूद रहते हैं साइट पे उनसे भी उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ श्रमिकों की सुविधा को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है और साथ ही साथ सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो बहरहाल बागेश्वर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और जिलाधिकारी के पहुंचने के बाद यहां पर जो अधिकारी मौजूद थे पहले से उनमें हड़कंप मच गया। हालांकि जिलाधिकारी जो है वो तमाम चीजों का हर पहलू से बारीकी से जायजा लेते नजर आए।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी की। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के लैंसडौन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धार्मिक खोज सामने आई है। जी हां, पट्टी कौड़िया के समीप बहने वाली मधुगंगा नदी के किनारे सड़क कटिंग के दौरान एक प्राचीन गुफा मिली है, जिसमें कई छोटे छोटे शिवलिंग के आकार के पत्थर भी पाए गए हैं। खास बात तो ये है कि इन शिवलिंगों पर प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक भी हो रहा है, जिससे स्थानीय श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार मधुगंगा नदी के किनारे 360 महादेव मंदिर स्थित है और ये नदी चिन्बो गांव के गधेरे से निकलती है, माफ कीजिएगा, गदेरे जो है उससे निकलते हैं और दंगलेश्वर महादेव मंदिर के समीप नयार नदी में मिलती है। इन मंदिरों में सबसे पहला मंदिर श्री मधुगंगेश्वर महादेव का बताया जाता है, जबकि अंतिम मंदिर दंगलेश्वर महादेव का है। इस पूरे क्षेत्र को पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे ही इस गुफा का पता चला, वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसे भगवान शिव का दिव्य चमत्कार भी माना जा रहा है। बीते दिन लैंसडौन विधायक दलीप सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहां पर इस तरह के मंदिरों या शिवलिंगों का मिलना स्वाभाविक है। इस ऐतिहासिक खोज की प्रामाणिकता और महत्व की जांच के लिए पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया है। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उनकी टीम मौके पर आकर अध्ययन करेगी और आवश्यक कार्यवाही जो है वो की जाएगी। ये खोज उत्तराखंड के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की समृद्धि को दर्शाती है और आने वाले समय में इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के आने का तांता लग गया जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि लैंसडाउन में एक शिवलिंग का जो आकार है वो मिला है खोजबीन के दौरान। और इसके बाद यहां पर स्थानीय विधायक जो हैं वो भी पहुंचे। हालांकि यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और पुरातत्व विभाग से संपर्क किया गया। क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग जो है उनसे संपर्क किया गया। पहुंचा रहे हैं जहां पर शिवलिंग के आकार के कई पत्थर मिले हैं और जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, लोग बढ़ चढ़कर वहां पहुंचने लगे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। लोगों में खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये देवभूमि है और देवभूमि में इस तरह के शिवलिंग मिलना स्वाभाविक है। भगवान जी, जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाया है, इसमें जो विदारा बॉडी रोड जो है, जो रोनीगांग जाती है, वहाँ की वीडियो बताई जा रही है। तो इसका एक सर्वेक्षण हम लोग करवा लेंगे। मैं स्वयं वहाँ होके आ जाऊँगा और विभागीय रूप से जो भी इसमें सर्वे करना होगा हम इसको कराएंगे और जो भी रिपोर्ट होगी वो प्रकाश में लाएंगे। देखिए, मंदिर तो नहीं है अभी, वो मुझे लाइमस्टोन का एक गुफा है जिसमें पानी भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का शोध का विषय है कि वो नेचुरल क्या है उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। हमारा मंदिर है वो, हम प्रशासन से करेंगे थोड़ा मदद कर दे, थोड़ा गांव वाले करेंगे, थोड़ा प्रशासन करेंगे मदद, उसको मंदिर बना देंगे हम। वहाँ पे शिवलिंग है, जैसे गाय का थन है, शिव जी पार्वती की मूर्ति है, गणेश भगवान की है। देखो, फोटो वायरल कर रहे हैं लोग, ये है कि देखो ये आस्था का वो है कि यहाँ पे, क्योंकि इधर महादेवों का ज़्यादा है। दंगलेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी, वहाँ का भी जल ऐसा है कि जैसे हरिद्वार से है, उस जल को भी आप कहीं भी पूजा में लोग ले जाते हैं तो उसमें कहीं
कोई गंदगी नहीं होती, न कीड़े पड़ते। तो सेम यही सहस्त्रधारा सुधारा का भी है। और मुझे भी लगता है कि देखो, दिल से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि है इसमें शिवलिंग का अस्तित्व है पूरा। ये जो बेल्ट है इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक है। आपका नाम? विक्रम। और उत्तराखंड इस समय खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ का गवाह बन रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य शुभारंभ देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महोत्सव की शुरुआत की है। शानदार उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। आइए अब आपको दिखाते हैं इस भव्य आयोजन की एक झलक। उत्तराखंड की देवभूमि में खेलों का महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, खेल मंत्री रेखा आर्य, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल, पवनदीप राजन और पांडवाज बैंड की प्रस्तुतियों ने समारोह में चार चांद लगा दिए। स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं, किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कोप होता है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी यूज करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यहां से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, वहां स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें 3 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने, आज देश इसके लिए काम कर रहा है। साथियों, कुछ समय पहले मुझे दिल्ली में अपने आवास पर ओलंपिक्स टीम से मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान एक साथी ने पीएम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है आपका सामर्थ्य बढ़े, आपके खेल में और निखार आए। बीते 10 सालों में देखिए, आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है।
टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बन रही है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, मेडल टेल में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से भी कितने ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से मेडल विनर आज आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहां इस वेन्यू पर भी आए हैं। साथियों, हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी खो खो टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। हमारे गुकेश जी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता तो दुनिया हैरान रह गई। कोनेरू हम्पी महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बनी। ये सफलता दिखाती है कि भारत में कैसे स्पोर्ट अब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह गया है। अब हमारे युवा स्पोर्ट्स को प्रमुख कैरियर चॉइस मानकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स जैसी पहल का जिक्र करते हुए देश भर में खेल संस्कृति को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मेरठ में 35,000 से अधिक स्पोर्ट्स इकाइयां हैं, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता। दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है, वहां अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। ओलंपिक्स के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उससे भी रोजगार बनता है। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती है। जिस शहर में ओलंपिक्स होता है, वहां नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री को बल मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सेक्टर आगे बढ़ता है और सबसे बड़ा फायदा तो देश के टूरिज्म को मिलता है। अनेकों नए होटल बनते हैं। दुनिया भर से लोग ओलंपिक्स में हिस्सा लेने और गेम्स देखने आते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह कानून सही मायनों में सेक्युलर सिविल कोड है, जिससे बेटियों, माताओं और बहनों के गरिमामय जीवन को मजबूती मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हमेशा की भांति प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। चाहे बाबा केदार की पुण्य धरा में आपका आना हो,
देश के प्रथम गांव माड़ा का आपका ऐतिहासिक दौरा हो, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में आपकी उपस्थिति हो, या फिर महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश की आपकी यात्रा हो, आपका देवभूमि में आगमन हमेशा उत्तराखंड के लिए शुभ और ऐतिहासिक रहा है। इसी क्रम में आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री इस पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर की इतनी महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आपका प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही नहीं समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। भाई बहनों, कार्यक्रम की सबसे खास झलक रही खिलाड़ियों का शानदार मार्च पास्ट। परेड का नेतृत्व सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बैंड टीम ने किया। ओलंपियन लक्ष्य सेन ने मंच पर तेजस्विनी मशाल प्रधानमंत्री को सौंपी और राष्ट्रीय खेलों की शपथ दिलाई है। इसके बाद 2025 शंखनाद कर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस ऐतिहासिक आयोजन के जरिए उत्तराखंड को खेल और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। तो देवभूमि उत्तराखंड में खेलों का ये महाकुंभ न केवल प्रतियोगिताओं का संगम है, बल्कि भारत के खेल महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते कदमों का भी संकेत है। और अब सबकी नजर टिकी है उन खिलाड़ियों पर जो अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाएंगे। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, कोई बताएगा? चलिए, हाँ, ये आज बहुत विशिष्ट इसलिए है कि आज हमारे राज्य को गौरव प्राप्त हो गया कि हम आजाद भारत के पहले राज्य के रूप में बन गए जहां सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया, जो आज केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं, आज पूरे देश के लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐसे दिन आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, यह आप लोगों के लिए भी सम्मान की बात है। और हम लोग जो नियुक्ति पत्र आपको अपने हाथों से देंगे, ये हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव के क्षण है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे स्वास्थ्य विभाग में चयनित 352 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वन विभाग में स्केलर पदों पर चयनित 178 अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये अवसर न केवल आप सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही, जिसके बारे में अभी वन मंत्री जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और अनेक जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति देगा।
आप सभी एएनएम बहनें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ हैं, जो समाज के प्रत्येक परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। आपकी भूमिका केवल एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि आप समाज में जागरूकता और सुधार की भी एक प्रमुख वाहक भी हैं। हमारी सरकार ने 2023 में 824 एएनएम पदों पर नियुक्ति देकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया था और अब 352 नई एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बल मिलेगा और अधिक विस्तार मिलेगा और जरूरतमंद लोगों को आप सबकी सहायता प्राप्त हो पाएगी। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए हमारी सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से अब तक प्रदेश के 11 लाख से अधिक मरीजों को लगभग 2100 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार मिल चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है। हम राज्य के अनेक जिलों में अब मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, ताकि हमारे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही हम राज्य में प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा भी हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इसमें भी हम देश के पहले राज्य के रूप में हैं और ये हेली सेवाएं किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए, आपदा की स्थिति हो, कोई इमरजेंसी हो, ऐसे समय में जीवन रक्षक साबित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 200 से अधिक जांचें, पैथोलॉजिकल निःशुल्क सुविधा भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।